Good morning all of you. Today we are going to start English Literature's third chapter, which is homesickness. Okay, chapter 3, homesickness. Now first, what is homesickness? कि homesickness होता क्या है? यहाँ आपको sickness दिख करके ये लगा होगा कि कोई बीमारी या फिर कुछ नहीं. होम सिकनेस वो होता है जहाँ पर हमें घर की जब बहुत ज़्यादा याद आती है. यहाँ सिकनेस का मतलब कोई बीमारी नहीं है. होम सिकनेस वो है जहाँ हम हमारे घर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं. ऐसा होता है ना, हम स्कूल में हैं तो हमें घर जाने की बहुत याद आती है, या हम कहीं बाहर हैं तो कभी ऐसा लगता है कि काश मैं अपने घर पे होता, मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है, विच इज़ होम सिकनेस. ओके, सो हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? रोल्ड डायल. Roald Dahl is the author of this chapter. Was a British writer of short stories. ये एक ब्रिटिश राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं एंड पोम्स लिखते हैं. He wrote about his boyhood years and early career. Boyhood क्या होता है? यानी अपने लड़कपन की बातें, मतलब वो जब टीन एज में थे, यानी कि 13 to 19 के बीच में कोई भी टीन एज, विच इज़ बॉयहुड. और उन्होंने अपने करियर के बारे में भी यहाँ लिखा है इन बॉय एंड गोइंग सोलो. ये इनकी बुक्स हैं, इसमें इन्होंने लिखा है. Some of his most popular books are Matilda, Fantastic Mr. Fox and Charlie and the Chocolate Factory. ठीक है, उनकी जो पॉपुलर बुक्स हैं वो पॉपुलर बुक्स ये इन्होंने दी हुई है, Fantastic Mr. Fox, Matilda and Charlie and the Chocolate Factory. Now coming to the chapter. I was homesick during the whole of my first term at St. Peters. फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, यानी कि यहाँ होम से कभी मैंने आपको बताया था, रिकॉल कर लेते हैं. इट्स नॉट अ बीमारी, ये कोई डिजीज़ नहीं है. यहाँ पर इन्होंने कहा कि जब मैं सेंट पीटर, हो सकता है इनके कॉलेज या फर्स्ट ईयर है तो कॉलेज का इनका नेम होगा, और यहाँ पर वो कहते हैं कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मुझे घर की बहुत याद आती थी. होम सिकनेस इज़ अ बिट लाइक सी सिकनेस. इन्होंने कहा कि होम सिकनेस क्या है? थोड़ा सा, बिट का मतलब होता है काफ़ी कुछ सिमिलर है, किससे? सी सिकनेस से. अब सी सिकनेस क्या होता है? जब आप कभी भी बोट में बैठते हो, ठीक है, शिप में बैठते हो, तब क्या होता है ना, वो मूव करता है ना, जब वो फ्लोट करती है वाटर सरफेस पर तो वो इस तरीके से मूव करती है बोट. तो किसी किसी को क्या होती है? वॉमिटिंग आ जाती है, तो उसको हम सी सिकनेस बोलते हैं. ठीक है, किसी को सुटेबल नहीं होता है जब वो इस तरीके से बार बार ऐसे होती है, शिप मूव करती है तो टिल्ट होती है वो बार बार, तो वहाँ किसी को अगर सूट नहीं होता तो वॉमिटिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं सी सिकनेस. ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट मूवमेंट होता है, उस वजह से आपको वॉमिटिंग आती है. तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमें सी सिकनेस होता है, सेम वैसे ही मुझे क्या हुआ कि होम सिकनेस सेम सी सिकनेस के जैसा ही है. यू डोंट नो हाउ ऑफुल इट इज़ येट टिल यू गेट इट. है ना, आप ये नहीं जान सकते कि ये कितना ऑफुल है जब तक कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी ना हो. ऑफुल का मतलब क्या होता है? सीवर, बहुत गंभीर, है ना, ऑफुल. इट्स नॉट अवेफुल, इट्स ऑफुल. ऑफुल का मतलब क्या होता है? सीवर. ठीक है, ऑफुल इज सीवर. And when you do it, hits you right in the top of the stomach and you want to die. और जब आपको इस तरह का कुछ होता है तो वहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपके स्टमक के राइट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब मतलब आपको मरने की इच्छा होती है. The only comfort is that both home sickness and sea sickness are instantly curable. इन दोनों का instantly curable का मतलब क्या होता है? तुरंत जिसका इलाज किया जा सके, तुरंत जिसको ट्रीट किया जा सके. ठीक है, instantly curable. तो इन्होंने कहा कि एक आराम वाली बात, एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि होम सिकनेस और सी सिकनेस को जो इलाज है वो बहुत जल्द ही हो जाता है, तुरंत उसका क्या किया जा सकता है? ट्रीटमेंट किया जा सकता है. द फर्स्ट गोज अवे. तो यहाँ पे फर्स्ट का मतलब क्या है? यहाँ फर्स्ट होम सिकनेस के लिए आया है. द फर्स्ट गोज अवे द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ द स्कूल ग्राउंड्स. इन्होंने कहा कि होम सिकनेस का जो प्रॉब्लम है वो कब गायब हो जाता है? जब आप स्कूल के ग्राउंड से बाहर आते हैं. जैसे ही आप स्कूल के ग्राउंड से बाहर आए और आपकी होम सिकनेस वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि अब जैसे ही स्कूल के बाहर आते हैं एक रिलीफ मिलता है कि बस अब तो कहाँ जाना है? घर पे ही जाना है. तो स्कूल के ग्राउंड से बाहर आते ही होम सिकनेस वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है. देन
moment you walk out of the school grounds and the second is forgotten as soon as the ship enters port. और जैसे ही सेकंड, यहाँ सेकंड किसके लिए आया है, सी सिकनेस के लिए आया है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जैसे ही शिप क्या करती है, पोर्ट पर पहुँचती है और आपका सी सिकनेस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से जैसे ही हम स्कूल के ग्राउंड से बाहर निकलते हैं हमारा होम सिकनेस ख़त्म हो जाता है। आई वॉज सो टेरिबली होम सिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 weeks दैट आई सेट अबाउट मेकिंग अ प्लान फॉर गेटिंग माई सेल्फ सेंड बैक होम। देखो अब यहाँ क्या होता है, टेरिबली का मतलब होता है ड्रेडफुली, बहुत भयंकर, है ना। मुझे क्या होता, मैं इतना भयंकर का होम सिक था, मतलब मुझे घर की इतनी याद आ रही थी। शुरुआत के 2 weeks में मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने क्या किया, एक प्लान बनाना शुरू कर दिया ताकि मैं क्या कर सकूँ कुछ दिनों के लिए। इन्होंने कहा इवन इफ़ इट वर फॉर ओनली अ फ्यू डेज, चाहे वो कुछ दिन के लिए क्यों ना हो, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए घर पे जाना ही जाना है, बिकॉज वो कहीं बाहर है, ठीक है। अभी वो कहाँ है वो भी हमें पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल कॉलेज की बात हो रही है, दैट मीन्स ये कहाँ है, एक बोर्डिंग स्कूल में है या कहीं हॉस्टल में है, तो हॉस्टल से ज़्यादा दिन का लीव तो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ दिन का ही मुझे लीव मिले, बट आई वॉन्ट टू गो माई होम, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे घर पे जाना चाहता हूँ, भले मुझे कुछ दिन का हॉलीडेज़ क्यों ना मिले। Even it were only a few days, my idea was that I should all of a sudden develop an attack of acute appendicitis. देखो अब इन्होंने कहा कि मेरा आइडिया ये था कि मैं किस तरीके से एक्ट करूँगा, I will act like that I am feeling the appendicitis. That means कि मुझे किसकी प्रॉब्लम हो रही है, appendicitis. appendicitis एक प्रॉब्लम होता है स्टमक का, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो एक बॉडी ऑर्गन होता है वो किससे अटैच होता है, इंटेस्टाइन से अटैच होता है, और जब आपका वो ऑर्गन इन्फेक्टेड होने लगता है तो आपको एक बहुत ही सीवर सा ऑफुल सा पेन होता है, बहुत ही दर्द होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपेंडिसाइटिस। और ये हमेशा राइट बॉटम में होता है, राइट साइड में बॉटम में होता है, ठीक है। You will probably think it's silly that a 9-year-old boy imagined that he could get away with a trick like that. अब देखो ये यहाँ पर कब की बात कर रहे हैं, जब ये 9 साल के थे इन्होंने इस तरह की बात करी। दैट मीन्स उस टाइम ये बोर्डिंग स्कूल में थे, तो यहाँ पे इन्होंने उस टाइम एक ऐसी इमेजिनेशन करी, मतलब वो हमें कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो, मैंने जब ये सब प्लान बनाया तब मैं कितने ईयर्स का था, 9 ईयर्स का था। बट आई हैड साउंड रीज़न फॉर ट्राइंग इट, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है रीज़न फॉर ट्राइंग इट, यानी कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मैंने यही वाला जो एक्ट है वो क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, मैंने यही क्यों डिसाइड किया, इसी को क्यों मैंने चूज़ किया। ओनली अ मंथ बिफोर माई एल्डर सिस्टर हैड एक्चुअली हैड appendicitis for several days before her operation. I was able to observe her behavior at close quarters. देखो इन्होंने ये कहा कि मंथ बिफोर यानी 1 महीने पहले ही क्या हुआ था, मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनको अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो गया था, और फॉर सेवरल डेज बिफोर, और मैं उन्हें कुछ दिनों से क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, है ना, यानी कि उनके ऑपरेशन से कुछ दिन पहले तक मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ आपको दिया है एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स क्या होता है कि जब आप किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करते हो किसी शॉर्ट डिस्टेंस से, तो वो वहाँ उस टाइम घर पे ही थे, तो वो अपनी एल्डर सिस्टर को डेली क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे। आई नोटिस दैट द थिंग शी कंप्लेन्ड अबाउट मोस्ट वॉज अ सीवर पेन डाउन इन द लोअर राइट साइड ऑफ हर टमी। टमी इज स्टमक। तो इन्होंने कहा कि मैंने ये नोटिस किया था, जो मेरी सिस्टर थी, जो मेरी दीदी थी, वो क्या करती थी, हमेशा कंप्लेन करती थी कि उनको बहुत ही सीवर पेन हो रहा है, बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। कहाँ पर, लोअर साइड पे। तो लोअर साइड का मतलब राइट हैंड साइड में थोड़ा सा नीचे की तरफ, राइट हैंड साइड, जैसे ये पूरा बॉडी पोर्शन जो है राइट हैंड साइड है, तो उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ उन्होंने क्या कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है टमी के यहाँ पर। एज वेल एज दिस शी कैप्ट बीइंग सिक एंड रिफ्यूज टू ईट एंड रेन अ टेम्परेचर। और साथ ही साथ वो क्या करती थी, वो बीमार रहने लग गई और वो हमेशा रिफ्यूज़ मतलब डिनाई करना, है ना, वो खाना खाने से भी मना कर देती थी, और उन्हें क्या रहता था, रेन अ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब हो गया जब आपको फीवर होता है, तो उन्हें क्या था, फीवर भी था। यू माइट बाय द वे बी इंटरेस्टेड टू नो दैट दिस सिस्टर हैड हर अपेंडिक्स रिमूव्ड नॉट इन अ फाइन हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम फुल ऑफ ब्राइट लाइट्स
ब्राइड्स एंड गाउन नर्सेस। आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं आप लोग है ना शौक हो लगेगा, आप शौक हो जाओगे कि मेरी सिस्टर का जो ऑपरेशन हुआ था किसी फाइन हॉस्पिटल में नहीं हुआ था जहाँ पर ब्राइट लाइट्स हो, जहाँ पे नर्सेज जो हैं वो अपने ड्रेस में, गाउन ड्रेसेस में हो। इस तरह के हॉस्पिटल में मेरी जो एल्डर सिस्टर है उनका ऑपरेशन नहीं हुआ था, बट ऑन आवर ओन नर्सरी टेबल एट होम बाय द लोकल डॉक्टर एंड हिज एनेस्थेसिस्ट। उन्होंने कहा कि जबकि मेरी जो दीदी हैं, मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं, उनका ऑपरेशन कैसे हुआ था, हमारे घर पर ही किसी एक लोकल डॉक्टर ने किया था और उनके साथ में कौन थे, एनेस्थेसिस्ट भी थे। एनेस्थेसिस्ट क्या होता है, जो एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं, जहाँ जो चीज़ आपको क्या कर देती है, बेहोश कर देती है। मतलब ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जब ऑपरेशन किया जाए तो आपको उस जगह पर पेन ना हो, आपको कुछ पता ही ना चले, ठीक है। तो एनेस्थेसिस्ट मतलब जो एनेस्थीसिया देते हैं वो लोग भी डॉक्टर के साथ में आए थे और ये हमारे ही घर पे जो नर्सरी टेबल है उसके ऊपर उनका ऑपरेशन किया गया था। इन दोज डेज इट वॉज फेयरली कॉमन प्रैक्टिस फॉर अ डॉक्टर टू अराइव एट योर हाउस विद अ बैग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। और वहाँ पर उन दिनों में क्या होता था, ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी, बहुत एक आम सी बात थी, जहाँ पे डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के कहाँ आते हैं, ऑपरेशन करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए लोगों के घर पर जाते हैं। देन ड्रैप अ क्लीन शीट ओवर द मोस्ट कन्वीनियंट टेबल एंड गेट ऑन विद इट। देखो ड्रैप, यहाँ पे ड्रैप का मतलब क्या है, लपेटना। ड्रैप मतलब यहाँ लपेटना नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो कन्वीनियंट टेबल थी ना, मतलब जो सुविधाजनक जो टेबल थी उस पर उन्होंने क्या कर दिया, एकदम क्लीन सा एक शीट उन्होंने ऊपर बिछा दी, मतलब एक चद्दर जो है टेबल पर उन्होंने डाल दिया और अपने काम करना शुरू हो गए। ऑन दिस ओकेजन यानी कि इस अवसर पर आई कैन रिमेंबर, मैं याद कर सकता हूँ, लर्किंग इन द कॉरिडोर आउटसाइड द नर्सरी वाइल द ऑपरेशन वॉज गोइंग ऑन। यह लर्किंग, यहाँ लर्किंग का मीनिंग आपको क्या गिवन है, वेटिंग क्वाइटली एंड सीक्रेटली। हियर लर्किंग का मीनिंग क्या है, लर्किंग का मीनिंग आपको दे रखा है कि यहाँ पर क्या करना, चुपचाप से दुबक कर बैठ जाना, है ना, यानी कि हिडन। आप इसको यहाँ पर हिडन भी बोल सकते हैं कि मैं क्या हुआ था, यानी कि छुपा हुआ था, यानी कि दुबक के बैठा हुआ था चुपचाप शांत से। कहाँ पर, जिस रूम में ऑपरेशन चल रहा था ना उसके बाहर में कॉरिडोर में क्या बैठा हुआ था, शांति से एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, दुबक कर बैठा हुआ था, ठीक है। यानी कि छिपे रहना, या इसको हम छिपे रहना नहीं कह सकते, बिकॉज लाइक ऐसा नहीं है कि हिडन आ गया तो छिपे रहना। छिपे रहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर अंदर अपना काम कर रहे हैं और हम लोग क्या थे, गेट के बाहर उस कॉरिडोर में हम वहाँ पर आराम से दुबक के बैठे हुए थे। माई अदर सिस्टर्स वर विथ मी, मेरी जो अदर सिस्टर्स है वो भी मेरे साथ थी। एंड वी स्टूड देयर स्पेल बाउंड लिसनिंग टू द सॉफ्ट मेडिकल मर्मर्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द लॉक्ड डोर एंड पिक्चरिंग द पेशेंट विद हर स्टमक स्लाइस्ड ओपन। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम लोग क्या थे, जब बाहर खड़े थे तो वी स्टूड हियर स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है कि जो आपको एकदम चुपचाप, है ना। यहाँ देखो, यहाँ स्पेल बाउंड का मतलब ये है कि क्योंकि डॉक्टर अंदर अपना काम कर रहे थे तो वो किसी तरह का नॉइस वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चुपचाप बैठे थे। और एक स्पेल बाउंड वो भी होता है जब आप किसी चीज़ को देखकर, है ना, जब आपके पास कोई वर्ड्स नहीं बचते रिप्लाई करने के लिए, आपको ऐसा लगता है कि वाओ कितना अच्छा है, तो वो भी होता है स्पेल बाइंडिंग। वहाँ भी आप क्या हो जाते हो, मंत्रमुग्ध हो जाते हो। स्पेल बाइंडिंग को हिंदी में ये कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ वो लोग क्या स्पेल बाउंड यानी कि चुपचाप बैठे थे, जहाँ आपको रिप्लाई नहीं कर पाते तो वो वहाँ पे चुपचाप बैठ करके क्या कर रहे थे, लिसनिंग द सॉफ्ट मेडिकल मर्मर, यानी कि मर्मर का मतलब क्या होता है, जो अंदर से साउंड आ रहा था, है ना, मटरिंग का साउंड आ रहा था। हम मर्मर किसको बोल सकते हैं, जो मटर करने का जो अंदर साउंड आ रहा था, मर्मर इज मटर। गैबल, गैबल का मतलब थोड़ा सा बकवास करना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मर्मर का मतलब होता है बड़बड़ाहट, यानी कि जो डॉक्टर्स थे वो आपस में कुछ बोल रहे थे तो उसकी जो वॉइस है वो आ रही थी, उसको हम सुन रहे थे। बिहाइंड द लॉक्ड डोर, यानी कि लॉक्ड डोर के पीछे से, कहाँ से, लॉक्ड डोर के पीछे से मतलब डॉक्टर्स की आवाज़ आ रही थी। एंड पिक्चर द पेशेंट विद हर स्टमक स्लाइज्ड ओपन, और हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पेशेंट कौन है, जो हमारे ऑथर हैं उनकी एल्डर सिस्टर हैं, तो हम क्या कर रहे थे, है ना, इमेजिन कर रहे थे कि हो सकता है उन्होंने क्या कर दिया हो, है ना, स्टमक को
क्या कर दिया हो, पूरा ओपन कर दिया हो, मतलब कैसे उन्होंने, हम इमेजिन कर रहे थे कि उन्होंने क्या कर दिया होगा, पेशेंट का स्टमक ओपन कर रखा होगा। वी कुड इवन स्मेल द सिकली फ्यूम्स ऑफ ईथर फिल्टरिंग थ्रू द क्रैक अंडर द डोर। यहाँ पर आपको दिया है सिकली फ्यूम्स ऑफ ईथर। ईथर का यहाँ मतलब क्या होता है, strong smell of ether, a kind of gas used earlier as an anesthetic that made the speaker feel uncomfortable। देखो यहाँ पर क्या होता है, sickly fumes यानी कि बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल होती है ईथर की, वो आपको जो है वो दिया जाता है ताकि जो भी आपका जो ऑपरेट करने से पहले आपको दिया जाता है, आपकी बॉडी पर लगाया जाता है ताकि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ फील ना हो, आपको कहीं पे कुछ पेन ना हो। तो वो जो सिकली फ्यूम्स ऑफ ईथर थी वो भी क्या हो रही थी, जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो उसके बीच में से जो क्रैक होता है, उस क्रैक से, उस छोटे से क्रैक से वो स्मेल क्या आ रही थी, इतनी तेज़ थी वो, इतनी तेज़ से स्मेल क्या आ रही थी, बाहर आ रही थी। द नेक्स्ट डे वी वर अलाउड टू इंस्पेक्ट द अपेंडिक्स इटसेल्फ इन अ ग्लास बॉटल। और नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने हमें एक ग्लास बॉटल दी, और इंस्पेक्ट का मतलब होता है वॉच, है ना, हमें देखने के लिए अलाउ किया। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का मतलब होता है वॉच, हमें देखने के लिए अलाउ किया कि आप इस चीज़ को देखिए, इस ग्लास बॉटल में क्या है। इट वॉज अ लॉन्गिश ब्लैक वॉर्मी लुकिंग थिंग, और उसमें क्या थी, लॉन्गिश मतलब लंबी, ब्लैक काली सी, वॉर्मी लुकिंग, वॉर्मी का मतलब क्या होता है, जैसे कीड़े जैसा दिखने वाला, एक वॉर्म होता है ना, कीड़ा, वॉर्म्स, ठीक है, कीड़े जैसा दिखने वाला लंबा सा ब्लैक कलर का उस बॉटल के अंदर कुछ था, एक चीज़ थी। एंड आई सेड डू आई हैव वन ऑफ दोज इनसाइड माई मी नैनी। तो अब वो जो ऑथर हैं वो अपनी नानी को कहते हैं क्या ये चीज़ मेरे अंदर भी है, तो उसकी नानी कहती है एवरीबडी हैज़ वन, वो कहती है कि सबके अंदर एक होती है। व्हाट इज़ फॉर, आई एस्क्ड हर व्हाट इज़ इट फॉर, आई एस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा कि ये किस लिए होती है। गॉड वर्क्स इन हिज माइस्टीरियस वे, ठीक है, शी सैड, उन्होंने कहा कि माइस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी, तो वो कहती हैं जो भगवान का काम है वो बहुत ही रहस्यमयी होता है, उन्होंने ऐसा आंसर दिया। विच वॉज हर स्टॉक रिप्लाई वेन एवर शी डिड नॉट नो द आंसर। यहाँ पे STOC के स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है यूजुअल, है ना, स्टॉक का मतलब क्या होता है, यूजुअल और टिपिकल। दैट मीन्स क्या होता है ना, कभी कभी आप अपने पेरेंट्स से ऐसे क्वेश्चन करते हो जिसका आंसर उनके पास होता ही नहीं है, तो वो आपको कुछ भी आंसर करते हैं। तो सेम यहाँ पर ऑथर के साथ हुआ कि ना उनकी नानी के पास आंसर नहीं था, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि भगवान का जो काम है वो बहुत ही रहस्यमय होता है, हमें किसी को कुछ नहीं पता होता है, इस तरह का आंसर उन्होंने दिया। तो ये स्टॉक का मतलब होता है यूजुअल, जो आप अधिकतर सुनते हैं, इस तरह का उन्होंने रिप्लाई किया। तो उन्होंने, ऑथर ने कहा जब मेरी नानी के पास कोई आंसर नहीं होता तो वो इसी तरह का आंसर करती हैं। व्हाट मेक्स इट गो बैड, आई एस्क्ड हर, ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा ऑथर ने कि किस रीज़न से जो अपेंडिक्स है वो ख़राब हो जाता है ना, हमारे अंदर, सबके अंदर है, तो क्या रीज़न है कि वो ख़राब हो जाता है। टूथब्रश ब्रिसल्स, शी आंसर्ड दिस टाइम विथ नो हेजिटेशन एट ऑल। अब उन्होंने आंसर दिया टूथब्रश ब्रिसल्स। टूथब्रश ब्रिसल्स कैसे हो सकती है, टूथब्रश ब्रिसल्स का मतलब क्या है, यानी कि जिससे आप ब्रश करते हैं, वो जो फाइबर, वो ब्रिसल्स का मतलब क्या है, वो फाइबर। तो उन्होंने इस तरीके से इस बार आंसर दिया और बिना किसी हेजिटेशन के, यानी कि वो नहीं हिचकिचाई ये आंसर देने में। तो यहाँ पर ऑथर फिर क्राइड करते हैं, चिल्लाकर कहते हैं टूथब्रश ब्रिसल्स, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क का सेंस आता है। हाउ कैन टूथब्रश ब्रिसल्स मेक योर अपेंडिक्स गो बैड। अब वो आंसर करते, क्वेश्चन करते हैं अगेन कि एक टूथब्रश ब्रिसल्स जो होती हैं वो हमारे अपेंडिक्स को ख़राब कैसे कर सकती हैं। नैनी हु इन माई आईज वॉज फिल्ड विद मोर विजडम दैट सोलोमन रिप्लाइड। यहाँ पर आपका आया है सोलोमन रिप्लाइड, सोलोमन रिप्लाइड वो देती है, तो यहाँ पे सोलोमन का मतलब है एन एंशियंट किंग नोन फॉर हिज विजडम, यानी कि एक प्राचीन राजा जो होते थे जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मैं मेरी नानी को भी क्या मानता हूँ, बहुत ही वाइज मानता हूँ, बहुत बुद्धिमान मैं उनको मानता हूँ। वेनेवर अ ब्रिसल, अब वो रिप्लाइड करती हैं, देखो क्या रिप्लाइड करती हैं,
क्योंकि मैं उनको इतना बुद्धिमान मानता हूँ इसलिए मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया। Whenever a bristle comes out of your toothbrush and you swallow it, it sticks in your appendix and turns it rotten. देखो इन्होंने कहा कि whenever, जब कभी भी आप क्या करते हो, ब्रश कर रहे होते हो और जब आपका ब्रश बहुत पुराना हो जाता है, ठीक है, तो ब्रिसल कम्स आउट ऑफ योर टूथब्रश, जब आपके ब्रिसल्स क्या आने लगते हैं, टूथब्रश से बाहर आने लगते हैं और आप क्या कर लेते हो, उन ब्रिसल्स को स्वैलो करना मतलब निगलना, उन ब्रिसल्स को निगल लेते हो। बिकॉज हम ब्रश कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता कभी कभी कोई ब्रिसल अगर अंदर चला गया, अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, है ना, यहाँ पे जो बात हो रही है, अंदर चला जाता है तो इट स्टिक्स इन योर अपेंडिक्स एंड टर्न इट्स रोटन, और ये आपकी कहाँ चिपक जाता है, अपेंडिक्स जो होती है उस पर चिपक जाता है और आपकी अपेंडिक्स को सड़ा हुआ रोटन खराब बना देता है। इन द वार, अब वो बात कर रही है वॉर की, कौन से वार की, देखो यहाँ पे दिया है वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, और 1914 टू 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे शी वेंट ऑन द जर्मन स्पाइस यूज्ड टू सीक्रेटली सेंड बॉक्स लोड्स ऑफ लूज ब्रिसल्स टूथब्रशेस इनटू आवर शॉप्स एंड मिलियंस ऑफ आवर सोल्जर्स गॉट अपेंडिसाइटिस। देखो अब उन्होंने कहा कि फर्स्ट वार के टाइम पे क्या हुआ था कि जो जर्मन के स्पाइस होते थे, यहाँ पे स्पाइस का मतलब जासूस, ठीक है, वो क्या करते थे सीक्रेटली, है ना, क्या करते थे, एक बॉक्स लोड यानी कि बड़े बड़े बॉक्स भेजा करते थे जिसके अंदर क्या होते थे, टूथब्रश होते थे, और उन टूथब्रश के ब्रिसल्स क्या थे, बहुत ही ज़्यादा लूज हुआ करते थे, एंड वो हमारी शॉप्स पर बेचते थे और हम शॉप्स से कहाँ देते थे, हम लोग तो सेलिंग करने का काम करते, तो हम लोग सेल करते थे उन टूथब्रश को। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सोल्जर्स जो थे उस टाइम उनको अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उन्होंने लूज ब्रिसल्स वाले टूथब्रश का यूज़ किया था। ऑनेस्टली नैनी आई क्राइड, इज़ दैट ऑनेस्टली ट्रू? ऑनेस्टली मतलब वो एकदम से पूछते कि क्या सच में ये सही है, क्या ये हकीकत है? आई नेवर लाइड टू यू चाइल्ड, शी आंसर्ड, वो कहती है मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलती बच्चे, वो इस तरीके से आंसर देती है। सो लेट दैट बी अ लेसन टू यू नेवर टू यूज़ एन ओल्ड टूथब्रश, तो वो कहती है कि अब ये तुम्हारे लिए एक लेसन है कि अब तुम कभी भी ओल्ड टूथब्रश का यूज़ नहीं करोगे। For years after that I used to get nervous whenever I found a toothbrush bristle on my tongue. अब बहुत सालों के बाद ये होता था कि जब कभी भी मैं बहुत नर्वस हो जाता था, मैं डर जाता था जब कभी भी मैं क्या करता था, ब्रश करता था, और अगर कोई गलती से भी टूथब्रश का जो ब्रिसल है वो अगर मेरी टंग पे आ जाता था तो मैं बहुत डर जाता था। As I went upstairs and knocked on the brown door after breakfast, और अब ये बात कर रहे हैं अपने हॉस्टल की, इन्होंने कहा कि मैंने जैसे ब्रेकफास्ट किया और मैं अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर गया, मैंने डोर को नॉक किया। आई डिड नॉट इवन फील फ्राइटेंड ऑफ द मैट्रन, और अब इन्होंने कहा कि मुझे मैट्रन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैट्रन कौन होती है? इंचार्ज होती है, कहाँ की? जिसको हम वार्डन भी कहते हैं, इंचार्ज होती है हॉस्टल की। देखो यहाँ गिवन है अ वुमेन हु इज इंचार्ज ऑफ द लिविंग एंड मेडिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन एट अ बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में जो एक वो लेडी जो इंचार्ज होती है लिविंग की और मेडिकल अरेंजमेंट्स की, है ना, इनकी जो इंचार्ज होती है जिसको अपन वार्डन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रन जो थी, मैं उनसे भी अब बिल्कुल नहीं डरता था, तो मैंने बिना डरे, उन्होंने उस टाइम के लिए कहा कि मैंने बिना डरे हिम्मत रख के क्या किया, डोर को नॉक किया। बिकॉज हॉस्टल में जो वार्डन वगैरह होती है उनसे बच्चों को बहुत डर लगता है, तो वो यूजुअली उनके पास में नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो भी बहुत डर के जाते हैं। तो जैसे मैंने नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन, बूम्ड द वॉइस। यहाँ पर एकदम एक्ोइंग साउंड, एकदम शोर के साथ बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, एकदम बूम बूम करके हम बोलते हैं ना बूम, तो बूम करके बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। आई एंटर्ड द रूम क्लचिंग माई स्टमक ऑन द राइट हैंड साइड एंड स्टैगरिंग पैथेटिकली। यहाँ पर क्या हुआ, मैं जब रूम में गया, क्लचिंग माई स्टमक, मैंने अपना जो क्लच यानी कि अपने स्टमक को पकड़ लिया, ऐसे स्टमक को पकड़ लिया, ऑन द राइट हैंड साइड, कौन सी साइड से, राइट हैंड साइड से, एंड स्टैगरिंग पैथेटिकली। स्टैगरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, है ना, जब आप क्या करते हो, कोई चीज़ आप वॉकिंग आप इस तरीके से चल रहे हो कि आप एकदम गिरने वाले हो, लड़खड़ाते हुए चलना, उसको हम कहते हैं स्टैगरिंग। और यहाँ लिखा है पैथेटिकली। पैथेटिकली का मतलब क्या होता है कि आप इस तरीके से चल रहे हो कि सामने वाले को आप पर एकदम से क्या आ जाए,
दया आ जाए, ठीक है, इन अ वे दैट वुड मेक पीपल पिटी हिम, यानी कि आपके ऊपर वो क्या दिखाने लगे, दया दिखाने लगे। तो वो इस तरीके से चल रहा था। व्हाट्स द मैटर विथ यू, द मैट्रन शाउटेड, मैट्रन जोर से चिल्लाई, उन्होंने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम यूँ ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो। इट हर्ट्स मैट्रन, आई मोन्ड, है ना, मैं एकदम से रोता हुआ, दर्द से करहाता हुआ, है ना, मैंने एकदम कहा कि इट हर्ट्स, बहुत धीरे धीरे एकदम दर्द से कराते हुए कहा, इट हर्ट्स, मुझे हर्ट हुआ है मैट्रन। ओ इट हर्ट्स सो मच जस्ट हियर, मुझे यहाँ इस तरफ पेट के राइट हैंड साइड में जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। सो द सेकेंड पार्ट विल continue in second video. Okay, till then, bye bye, stay safe, stay home.